खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन के भीतर फिर से शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाल सकते हैं के पाठक। जो खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। वरीय आईएएस अधिकारियों को समझाने का जिम्मा दिया था कि के पाठक को जाइए समझाइए, और लंबी बातचीत हुई और इसके बाद के पाठक मान गए हैं और 31 जनवरी तक छुट्टी के आवेदन को भी वापस ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की के पाठक ने 31 जनवरी तक के लिए अवकाश बढ़ाने का आवेदन दिया था और आवेदन देते ही अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया था और सवाल उठने लगे थे कि क्या के पाठक अब शिक्षा विभाग की कमान छोड़ने के मूड में हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक खबर है कि के पाठक मान गए हैं और वे 2 दिन के भीतर विभाग की कमान भी संभाल सकते हैं। इधर के पाठक के ज्वाइन करने की सूचना पर शिक्षा विभाग फिर से एक्टिव हो गया है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि के पाठक को मनाने के लिए जो भीतर का आने से खबर है कि सीएम ने कई वरीय आईएएस अधिकारियों को लगाया था। क्रांतिकारी कदम से पूरी सरकार वाकिफ है और जिस प्रकार से वो छुट्टी को लेकर पहला आवेदन दिए, फिर दूसरा आवेदन दिए, जब स्वीकृति नहीं मिली वहां पर ही एक तरह से अंदाजा लगाना शुरू हो गया कि के पाठक जो है अब लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि नए अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई, तरह तरह की बातें वायरल होती रही। लेकिन दोपहर में सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है, ये खबर आई और न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी, जिसके बाद 2 से 3 वरीय आईएएस अधिकारी जो हैं जिनको जिम्मा दिया गया और के पाठक के आवास पर वो गए हैं और उनके साथ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत हुई है और पूरी बातचीत की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी गई है और के पाठक उसके बाद मान गए हैं। शाम में शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों की वीसी होती है उस वीसी में इस बात की भी चर्चा हुई है कि पूरे मामले पर सर खुद समीक्षा करेंगे पाठक सर, और इसको लेकर अधिकारियों जो है एक तरह से हरकत में आते हुए नजर आए। कल से परसों के बीच में जो है के पाठक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। कुल मिलाकर के पाठक सिस्टम से नाराज थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद अब वो मान गए हैं और कभी भी के पाठक ज्वाइन कर सकते हैं। विवेक, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। 2 दिन में अपने पुराने तेवर में नजर आएंगे के पाठक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो जिम्मेदारी के पाठक के ऊपर भरोसा नीतीश कुमार ने जताया था। नीतीश कुमार को काम करने का तरीका जो के पाठक का है वो काफी पसंद है और के पाठक पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे थे। जिलेवार तरीके से वो औचक निरीक्षण पर जाते थे और खबर है कि 2 दिन में विभाग संभाल सकते हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना पड़ता है। अशोक चौधरी के बयान पर बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। ये बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खासम खास मंत्री अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी ने 2 टूक शब्दों में कहा, हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना ही पड़ता है। गठबंधन किसी के साथ भी हो, नीतियों का निर्धारण और उसे जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। नीतियों की अवधारणा करना, उसको धरातल पर उतारना, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की विशेषता है। अशोक चौधरी ने ये बातें क्यों कही वो भी बताएंगे, लेकिन पहले उन बयानों को सुन लीजिए जो अशोक चौधरी के बयान के जवाब में सामने आए हैं। अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, पर यह भी सच है कि पिछले 15 महीने में वो सारे काम हो रहे हैं जिसका वादा तेजस्वी यादव ने किया था। देखिए, 15 महीने के अंदर ये बात सत्य है ना कि नौकरियां मिली। नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी लगातार जोड़ देकर के जो चीजों को कह रहे थे वो स्थापित होता दिखा। तो हम 15 महीने में जो काम किया उसकी तुलना 10 वर्ष से हमने किया। अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल कहते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि जेडीयू के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। गठबंधन को चलाने का उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से राजद का जो कार्य पद्धति है वो भाजपा से काफी अलग है और राजद के गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार अपने को बहुत दबाव में महसूस करते हैं और वो दबाव में रहने वाले लोग नहीं है, इसलिए इस प्रकार का बयान आ रहा है।
अब ये जान लीजिए कि अशोक चौधरी ने क्यों कहा कि हमारे साथ जो भी गठबंधन में आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना पड़ता है। दरअसल हाल के दिनों में आरजेडी नेताओं की तरफ से कई बयान आए, जिन बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही थी कि पिछले 15 महीनों के अंदर बिहार में नौकरी सहित जो भी काम हुए वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की वजह से ही हो रहे हैं। खासकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से ही सीएम है। तो उनका आशीर्वाद है तब ना मुख्यमंत्री है। नहीं, उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच मैं बड़ा तो मैं बड़ा की जुबानी जंग अब और भी तेज हो गई है। इसका परिणाम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। अशोक चौधरी के बयान को समझिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और जेडीयू और आरजेडी गठबंधन सरकार में शामिल हैं और हाल के दिनों में दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज है। मैं बड़ा हूं ये बताने की होड़ लगी है और खासकर शिक्षा बहाली के दूसरे चरण का जो ज्वाइनिंग लेटर है इसे बांटने के बाद पहले आरजेडी की तरफ से शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। फिर मकर संक्रांति के दिन भाई वीरेंद्र ने आरजेडी को बड़ा भाई बताया और भाई वीरेंद्र ने कहा था कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश सीएम है। हालांकि बाद में भाई वीरेंद्र ने अपने बयान पर सफाई दे दी और कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि जेडीयू नेताओं को भाई वीरेंद्र का बयान बहुत अच्छा नहीं लगा और यही वजह है कि अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार को बिहार का पथ प्रदर्शक बताया। अशोक चौधरी ने कहा कि गठबंधन कोई भी हो, नीतियों का निर्धारण नीतीश कुमार करते हैं। हमारे साथ जो भी आते हैं उन्हें नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। यानी कि अशोक चौधरी बताने की कोशिश उन्होंने की कि नीतीश की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आरजेडी की सरकार में आने से कुछ बदल गया ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह बताने की कोशिश अशोक चौधरी कर रहे हैं। आंकड़े भी अशोक चौधरी की बात की तस्दीक कर रहे हैं। बिहार का कुल जो बजट है वो 2,35,000 करोड़ के आसपास का है और बजट का जो करीब 60% हिस्सा है उन्हीं विभागों में है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास है। यानी कुल मिलाकर कह लीजिए कि पिछले 18 साल से तो नीतीश ही पथ प्रदर्शक हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिर बार बार नीतीश कुमार की चर्चा एनडीए के नेता क्यों करने लगे हैं? हाल के दिनों में आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार के बीच क्यों पॉलिटिक्स के सेंटर में नीतीश कुमार आ जाते हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नीतीश जी को आना चाहिए। नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी से जाकर पूछिए कब क्या सोचते हैं, रात में क्या सोचेंगे, सुबह क्या सोच लेंगे, कब उनके मन में क्या आएगा, यह उनका विषय है। आखिर क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं नीतीश कुमार को लेकर? क्यों एनडीए के नेता ऐसी बातें कह रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता लगातार सीट शेयरिंग जल्द किए जाने की मांग इंडी गठबंधन से कर रहे हैं, जिस पर विरोधी गठबंधन की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। जेडीयू और आरजेडी के हालिया बयानों को लेकर एनडीए नेताओं की उम्मीदें नीतीश कुमार से बढ़ गई हैं। बुधवार की देर शाम दिल्ली में बिहार के 3 बड़े नेता इकट्ठे हुए। चिराग पासवान के आवास पर दही चूड़ा भोज में उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जीतन राम मांझी भी आमंत्रित थे। सभी ने भोज का लुत्फ उठाया तो अगले दिन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बयान दिया। कहा, नीतीश जी आ जाएं तो हमें दिक्कत नहीं, तय बीजेपी को करना है। अब देखिए आएंगे कि नहीं आएंगे हम लोग का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर वो समझती है कि नीतीश जी को आना चाहिए, नीतीश जी अगर आने के लिए तैयार हैं तो हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताया जाता है कि चिराग के घर आयोजित डिनर पॉलिटिक्स में बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर तो चर्चा हुई ही, चिराग, मांझी और कुशवाहा ने आपस में समन्वय बनाकर चलने की भी बात कही। चूंकि लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, ऐसे में एनडीए के साथ ही विरोधी इंडी गठबंधन के नेता भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने की फिराक में हैं। नीतीश कुमार को लेकर शायद इसीलिए सियासी कयासबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समझिए क्यों नीतीश ही सियासत के केंद्र में है। नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार की सियासत के केंद्र में और करीब 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर हैं, मुख्यमंत्री हैं। सहयोगी कोई भी हो, सत्ता की जो चाबी है
नीतीश के पास रहती है और नीतीश के बगैर बिहार में सरकार बनाना भी मुश्किल है। यह बात बीजेपी को पता है, आरजेडी को पता है, दोनों को पता है और पार्टियों के नेता यह जानते हैं बखूबी। और यही वजह है कि समय समय पर नीतीश के साथ दोनों दूर विरोधियों ने गठबंधन किया। हाल के दिनों में इंडी अलायंस में खटपट की खबरें नजर आ रही हैं। जेडीयू नेता जल्दी से जल्दी सीट बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का बयान आपने सुन ही लिया। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं चाहते, मतलब कि सीट शेयरिंग पर आरजेडी और जेडीयू की जो राय है बिल्कुल अलग है। सीट शेयरिंग पर हुई कांग्रेस के साथ बैठक में जेडीयू का कोई नेता मौजूद नहीं था। अब जेडीयू नेताओं ने कहा कि उनकी बात आरजेडी के साथ है, कांग्रेस लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है और यह आरजेडी का मसला है, यही कहा गया। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा दिया था और इसके बाद फिर से यह चर्चा होने लगी कि नीतीश किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहता और यही वजह से नीतीश कुमार चर्चा में है। बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं कि नीतीश आते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार बिहार आए और राजधानी पटना के एक दिवसीय दौरे पर एयरपोर्ट से लेकर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल तक पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। आयोजन श्रीकृष्ण चेतना विचार मंच की तरफ से किया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की मौजूदगी और कार्यकर्ताओं के जोश के जरिए चुनावी मौसम में बिहार के यादव वोट बैंक को भी पार्टी की ओर से साधने की कोशिश की गई। बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये शंखनाद उस नेता के स्वागत में है जिन्होंने करीब महीने भर पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली है। मोहन यादव पहली बार 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आए। जाति वाली सियासत के लिए मशहूर बिहार में मोहन यादव के आगमन ने बीजेपी कैडर में जोश भर दिया। पटना एयरपोर्ट से लेकर एसकेएम हॉल तक शानदार तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहन यादव का स्वागत किया। श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहली बार बिहार आए मोहन यादव अपने स्वागत से गदगद दिखे। तभी बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश आने का भी न्योता दिया। मेरी अपने ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को अपना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके जिससे तो सबकी प्राप्ति हो। मध्य प्रदेश के सीएम ने बिहार के लोगों की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, कुशल मजदूर हों या फिर आईएएस आईपीएस, देश में सबसे ज्यादा प्रतिभावान बिहार के ही युवा हैं। बिहार में किस बात की कमी है? बिहार में जिस प्रकार के टैलेंटेड लोग होते हैं, पूरे देश के कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां सर्वाधिक आईएएस आईपीएस अगर निकल के जाते हैं तो केवल एकमात्र राज्य वो बिहार है। मोहन यादव का दौरा जिस वक्त हुआ है वो चुनाव का समय है। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर होती है। वैसे मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी का ये फैसला यूपी और बिहार की यादव वोट बैंक को ध्यान में रखकर लिया गया है। ऐसे में मोहन यादव की एंट्री ने चुनावी मौसम में पटना के सर्द मौसम के बीच सियासत को गरमा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए समझिए क्या बिहार के यादवों को मोहन मोह पाए हैं। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में यादवों की जो जनसंख्या है वो 14.30% है और बिहार से 5 यादव लोकसभा पहुंचे हैं। तो बिहार सरकार में 25% मंत्री भी यादव समाज से हैं और यादव आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। लालू प्रसाद को यादवों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और यादवों में लालू के लिए एक लॉयल्टी है। बीजेपी आरजेडी की ताकत माने जाने वाले यादवों को रिझाने की कवायद में लगी है। एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाना भी इसी दांव का हिस्सा माना जा रहा है। इधर नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने लालू के खास रामकृपाल यादव जैसे चेहरे को साथ लाया। अब मोहन यादव के बिहार दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मोहन यादव के आने पर भीड़ भी उमड़ी, लेकिन वोट में यह तब्दील हो पाएगी या नहीं बाद में पता चलेगा। राम मंदिर पर न्यूज़ 18 का थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। आप भी अपने परिवार के साथ राम के नाम इस गाने को दोहराएं
और भक्ति के रंग में रंग जाएं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। हर घर हर दर पे दिया तू जला दे, चल चल सरहद पे भगवा लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तो जहाँ भी गूंजे दिया। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम सिया राम। इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम।